Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor Afaq Ashraf. बच्चे लास्ट टाइम हम लोगों ने इलास्टिक प्लेन इन वन डायमेंशनल को डील किया था, उससे रिलेटेड जो वेलोसिटीज थी उनको ड्राइव किया और आने वाले जो उसके स्टेप्स थे उनको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। आज का जो आपका टॉपिक है वो है इलास्टिक प्लेन इन टू डायमेंशन। बच्चे जो हमारा प्रीवियस था सिलेबस उसमें ये चीज नहीं थी, उसमें ये हमारा इलास्टिक प्लेन इन टू डायमेंशनल नहीं था, ये न्यू है। इस टॉपिक को आप लोगों ने लाजमी सही से करना है। मे भी हो सकता है कि आने वाली जो क्लासेस का न्यू टर्म सिलेबस होगा उनमें ये चीजें लाजमी वो पूछे, तो इसको ध्यान से समझना है, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। तो आए आज के लेक्चर को हम लोग डील करते हैं, थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं कंपैटिबल जो हमारे पास पहले वाला इसका आर्टिकल था। उसमें हम लोगों ने देखा था कि जब बॉल मूव कर रही थी तो उसकी कंडीशंस थी, एक कंडीशन थी उसकी कि वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रही है, दूसरी उसकी कंडीशन थी फॉरवर्डली मूव कर रही है तो वो भी एक्स एक्सिस के लॉन्ग ही करेगी और साथ ही वो इलास्टिक कोलिजन भी रखेगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस होगा। डिफरेंस यहाँ से आएगा जब ये कोलाइड करेगी ना तो इसकी डायरेक्शन अलोंग द एक्स एक्सिस नहीं होगी, वो चेंज हो सकती है, वो फर्दर चेंज भी हो सकती है, फर्दर उसकी वेलोसिटी ट्रांसफर भी हो सकती है, फर्दर उसकी वेलोसिटी को मैनिपुलेट भी किया जा सकता है। तो देखते हैं इनमें कौन कौन से स्टेप्स चेंजिंग में आया है। सबसे पहले है उसकी डेफिनेशन, when two bodies traveling along the an x axis collide, जब दो बॉडीज x एक्सिस मतलब बिल्कुल इसके अलॉन्ग मूव कर रही हो और आपस में कोलाइड करें, एंड आफ्टर कोलिजन, और कोलाइड करने के बाद ये देखिए ये वाली बॉल इस बॉल के साथ टकरा गई है। आफ्टर द कोलिजन देयर विल बी द नो वेयर इट विल बी गो, उस वहां पर कोई ऐसा स्पेसिफिक रास्ता नहीं है कि वहां पर इसने जाना है। वन डायमेंशन में हमारे पास स्पेसिफिक पाथ था कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग ही मूव करेगी। टू डायमेंशन में क्या होगा, डू नॉट ट्रेवल अलोंग द सेम इनिशियल एक्स एक्सिस, इनिशियल एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव नहीं करेगी, दैट विल बी नोन एज द टू डायमेंशनल मोशन। इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे, टू डायमेंशनल मोशन कहेंगे। ये देखिएगा मैं ग्राफिकली आपको समझाता हूँ। फर्ज करें आपके पास ये जो चीज है ना, ये मैं आपको यहाँ पर ही क्लियर करवा देता हूँ, जरा ध्यान से समझिएगा। फर्ज करें आपके पास बॉडी, एक बॉडी जिसका मास है 1 और वेलोसिटी v1i, इसको आप लोग v1i यानी इनिशियल वेलोसिटी 1 से मूव कर रहे हैं। जब वो इनिशियल वेलोसिटी v1i से मूव करता हुआ मास m2 के पास जाएगा, वहां पर इसकी पॉसिबिलिटी होगी कि ये दो डायरेक्शंस को मूव कर सकता है। अगर ये उस डायरेक्शन से अलोंग दूसरी मतलब अप साइड पर उसके पोजीशन वेक्टर की बेस के ऊपर जा सकता है, तो वहां पर उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, v2i, मतलब उसकी सेकंड इनिशियल वेलोसिटी होगी। और उसके साथ वो थीटा क्या बनाएगा, थीटा1 और थीटा2, दो डायरेक्शंस बनाएगा। दोनों डायरेक्शंस के जो म्यूचुअली एंगल्स होंगे वो मुख्तलिफ होंगे और उनकी जो मोशन होगी वो भी मुख्तलिफ होगी, उनकी डायरेक्शन और सिमत दोनों मुख्तलिफ होंगे। तो यहाँ पर देखिएगा अगर वो इस साइड को मूव करेगा तो मतलब उसकी दूसरी वेलोसिटी ऊपर की तरफ, अगर इस साइड को करेगा तो उसकी पहली वेलोसिटी इस तरफ, तो इन दोनों के दरमियान एंगल होगा। यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स में एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है वो क्या कहती है, लेट्स अ बॉडी ऑफ द मास एम मूविंग विद वेलोसिटी v1i, इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव कर कोलाइड्स एट द सम ग्लासिंग एंगल्स, कुछ एंगल के साथ वहां पर क्या करता है, टकराता है, कोलाइड करता है। देन द बॉडी ऑफ द मास टू एट रेस्ट, जैसा कि यहाँ पर जो मास m2 वाली बॉल है या मास m2 वाला ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट की हालत में पड़ा हुआ है, v2i इज इक्वल टू 0, बिल्कुल रेस्ट की हालत में पड़ा हुआ है। देयर विल बी द नो वेलोसिटी विद हिम, उसके पास कोई भी किसी किस्म की वेलोसिटी मौजूद नहीं है। फिर क्या होगा, द कोलिजन इज द इलास्टिक, कोलिजन इज इलास्टिक होगी, बट देयर विल बी द नो स्पेसिफिक डायरेक्शन बट नॉट हेड ऑन द कोलिजन, लेकिन वो कोलिजन के अलोंग या हेड के तौर पर वहां पर मूव नहीं करेगा, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग मूव नहीं करेगा, उसकी डायरेक्शन और उसके हेड चेंज हो जाएंगे।
आफ्टर द कोलिजन m1 गोज एट एन एंगल एट θ1। कोलिजन के बाद जो मैस m वाली बॉडी होगी वो θ1 से मूव करेगी एंड दैट ऑफ देम टू एट द θ2, और दूसरी θ2 की मदद से। ये देखिएगा ग्राफिकली थोड़ा सा समझाता हूँ। ये था हमने सिंपली देख लिया था। अब रेजोल्यूशन के हवाले से देखेंगे, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कि किस तरह से इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास ये आएगा, ये देखें, जब मैस m1 का ऑब्जेक्ट वेलोसिटी v1 i, इनिशियल वेलोसिटी i के साथ मूव करता हुआ मैस m2 बॉडी जिसकी इनिशियल वेलोसिटी v2 i है उसके साथ जाके कोलाइड करेगा, तो ये रेस्ट की हालत से मूव करना शुरू कर देगा। इस लिहाज से क्या होगा, ये देखें, ये बॉडी इस बॉडी के साथ जाकर टकराएगी। इसका जो दूसरा हिस्सा होगा, मतलब जो दूसरी बॉडी होगी, वो इस साइड को मूव करेगी, और जो इसकी ये दूसरी बॉडी जो इसकी पहली बॉडी थी वो इस साइड को मूव करना शुरू कर देगी। क्या करेगी, इस साइड को मूव करना शुरू कर देगी। और यहाँ पर देखिए आपके पास एंगल बनेंगे θ1 और θ2 और θ1, और यहाँ पर देखिए ये चीज आपके पास परपेंडिकुलरली ड्रा हो जाएगी जो मैंने यहाँ पर ड्रा करके बताई है। तो उस हिसाब से अगर उसको मैग्नीट्यूड के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, m2v2 cos θ2 और नीचे वाला m1v1 cos θ1, बिकॉज जो बेस के साथ बनने वाला एंगल है वो cos थीटा का, जो परपेंडिकुलर के साथ बनने वाला एंगल है वो sin थीटा का है। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। अब हम इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन में हमने इसको स्टेप बाय स्टेप मूव करके दिखाया और इसको समझाया है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी हमें क्या कहता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें बताता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें ये बताता है, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में ये चीज क्लियर करता है कि जो आपके पास चीज बगैर किसी हरकत या बगैर किसी मोशन के पहले थी वही आपके पास बाद में आएगी। जस्ट उसके फैक्टर्स और पैरामीटर्स थोड़े से चेंज होंगे, बाकी उसकी मैग्नीट्यूड आपके पास बिल्कुल सेम होगी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर क्वांटिटी 100 ग्राम की है, एक बंदे इसके पास 50 ग्राम है तो इसके पास भी 50 ग्राम होगा। अगर इसके पास 40 ग्राम है तो इसके पास 60 ग्राम होगा, 60। क्यों, हम लोगों ने कंसंट्रेशन उसकी 100 ग्राम करनी है, मतलब उनमें एक बैलेंस रखना है। तो यहाँ पर जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, ये आपके पास बैलेंस करेगा। क्या करेगा, ये उसको बैलेंस करेगा। ठीक है, उस लिहाज से देखा जाए मोमेंटम के कंजर्वेशन का कानून हमें क्या बताता है। मोमेंटम के कंजर्वेशन का कानून हमें इस चीज के बारे में बताता है तो बिफोर द कोलिजन जो बॉडी का मोमेंटम था, आफ्टर द कोलिजन भी वही आपके पास उसका मोमेंटम होगा। बिफोर द कोलिजन मैस m1 की बात करें तो उसके पास जो मोमेंटम था वो था m1v1। क्यों, क्योंकि मैस m1v1 वेलोसिटी i के साथ मूव कर रहा था। दोबारा से क्या हुआ, उसको हमने उसको फैक्टर्स में चेंज कर दिया, उसके पैरामीटर्स में कन्वर्ट कर दिया। जो बेस के साथ वो मूव कर रहा था यहाँ पे परपेंडिकुलरली मूव कर रहा था। मैस m1 की बात हो रही है तो मैस m1 की फैक्टर्स को डील करेंगे। ये देखें, मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या आया था, ये देखें, m1v1i, m1v1i। दूसरे नंबर पर क्या आया था, इसका जो फाइनल मोमेंटम m1v1f cos θ1, ठीक है, और प्लस m2v2f cos θ1। यानी इसके साथ ही इसके दोनों एंगल्स बनेंगे। एक दफा मैस m1 मूव करेगा और दूसरी दफा मैस m1 की वजह से m2 मूव करना शुरू किया था और वो शुरू करेगा मूव करना। फिर हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, देखिएगा, जो इसका इनिशियल मोमेंटम है, यानी कि इसके इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, पहली इनिशियल और पहली फाइनल जो वेलोसिटी होगी उसको हम लोग एक साइड पर इकट्ठा करेंगे। m1v1i ये इस साइड पर प्लस था, इस साइड पर आकर माइनस, माइनस m1v1f cos θ1 इज इक्वल टू जो दूसरे मैस की वेलोसिटी और जो दूसरे मैस का जो एंगल होगा उसको हम लोग दूसरी साइड पर अलग कर लेंगे। वन वाली का एक साइड पर और दूसरी वाली का दूसरी साइड पर, तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी m2v2 cos θ2। गेट इट, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 के तौर पर आ गई है। अब ये था अलोंग x एक्सिस। अलोंग y एक्सिस जब हम इसकी मोशन को करेंगे
तो उस हिसाब से हमारे पास क्या आएगा, मोमेंटम बिफोर द कोलिजन, मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन, मतलब वाई एक्सिस के लॉन्ग जो इसकी मोशन आएगी वो क्या आएगी, वाई एक्सिस के लॉन्ग जो फर्स्ट हमारे पास मोशन थी वो क्या थी, जीरो, क्योंकि इनिशियल में क्या था, इनिशियल में m2 एट रेस्ट था, यानी उसका जो सारा का सारा मोमेंटम था वो क्या था, जीरो, इनिशियली वो रेस्ट में था, तो वो हमारे पास टोटल क्या आ गया, जीरो। दूसरी दफा या दूसरी साइड पर देखा जाए मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन वो क्या बना था, ड्यू टू द मैस m1, जब मैस m1 ने जाके m2 को स्ट्रिक किया था, उसको जाके हिट किया था, उसकी वजह से मैस m1 की वेलोसिटी और मैस m1 का जो मोमेंटम था वो मैस m2 को ट्रांसफर हो गया था, और उस वजह से इसके पास m1v1f, मतलब पहली बॉडी का जो मैस और वेलोसिटी है वो उसका फाइनल मैस और वेलोसिटी बन गया, इसलिए m1v1f की मदद से उसको जाहिर किया है, माइनस m2v2f साइन थीटा, और जो कि उसकी नेगेटिव रिएक्शन बन रही है, तो यहाँ पर जो उसका सेकंड वाला मतलब सेकंड मैस का जो सेकंड वेलोसिटी और मोमेंटम होगा वो हो जाएगा m2v2f साइन थीटा 2। अब इसको रेंज करें, क्योंकि हम लोग जानते हैं बिफोर कोलिजन वाले को अलहदा करना है, आफ्टर कोलिजन वाले को अलहदा करना है, 1 वाले को एक साइड पर कर लें, 2 वाले को दूसरी साइड पर कर लें। फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये आपके पास दूसरी इक्वेशन बन गई है। सेकंड, इसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया, हमने पढ़ा है, क्योंकि ये इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व रहता है, चेंज नहीं होता, लिहाजा काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन दोनों सेम रहेंगी। देख शुरू में किसके पास काइनेटिक एनर्जी की, जैसा कि हम जानते हैं शुरू में सिर्फ और सिर्फ जो बॉल मैस m1 वाला फैक्टर था, मैस m1 था, सिर्फ उसी के पास मैस था और उसी की ही वेलोसिटी काउंट की जा रही है। मैस m2 तो रेस्ट की हालत में था, यहाँ पर जब मैस m1 जाकर उसको स्टिक और फिर उसके पास एनर्जी और उसके पास मोमेंटम ट्रांसफर हुआ था, तो लिहाजा जो इसकी फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, 1/2 m1 v1i स्क्वायर। मैंने रीजन बता दिए कि वो क्यों आपके पास सेकंड वाला काउंट यहाँ पर एनर्जी नहीं हुई। दूसरी दफा दूसरी साइड पर क्या होगा, जो पहले वाले की इनिशियल वेलोसिटी और मोमेंटम या काइनेटिक एनर्जी होगी वो फिर दूसरे में जाकर उसकी फाइनल बन जाएगी, मतलब दूसरा रेस्ट में था, दूसरे के साथ स्ट्रिक किया, स्ट्रिक करने के बाद वो उसके पास थोड़ी सी वेलोसिटी और मोमेंटम आ गया, लिहाजा जो पहले वाले की वेलोसिटी थी अब वो दूसरे वाले के साथ जाकर उसकी फाइनल रहेगी वो पहले वाले की, लेकिन दूसरे वाले के साथ जाकर वो फाइनल मतलब m1v1f का स्क्वायर प्लस 1/2, फिर जब स्टिक किया तो दूसरे के पास थोड़ा सा मोमेंटम आ गया, थोड़ी सी वेलोसिटी आ गई, तो वो क्या बन गई m2v2f v स्क्वायर। अब यहाँ से कॉमन फैक्टर आ रहा था 1/2, उसको साइड पर कर दिया, बाकी चीज हमारे पास यहाँ पर वैसे की वैसे ही रहेगी। और ये बच्चे आपके पास जो तीन इक्वेशंस है यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशंस है। अगर हम लोग इनको मेजर कर लें तो हम लोग आसानी के साथ इनके पैरामीटर्स को मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर इनका रिजल्ट लिखा हुआ है, ये रिजल्ट देख लें। फ्रॉम द इक्वेशन से हमें क्या हासिल हुआ है, वी सी दैट, हम देखते हैं देयर आर 4 अननोन, 4 चीजें आपके पास नामालूम है, v1f, v2f, θ1 और θ2। ठीक हो गया। इफ these cases are these values are measured, then the conservation of the momentum and kinetic energy be proved by using the equation 1, 2 and 3। आई होप बच्चे आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर किसी भी चीज की कोई समझ ना आई हो तो बच्चे आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है, इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोज हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। मुझे दें इजाजत, इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग दोबारा से मुलाकात करेंगे और अपने सिलेबस और अपने आर्टिकल्स को आपके लेके जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।